reactions with acids. Let us see how metals and nonmetals behave with acids. Activity 4.6. Take samples of metals and nonmetals listed in table 4.5 in separate test tubes and label them as A, B, C, D, E and F. With the help of a dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. Observe the reactions carefully. If no reaction occurs in the cold solution, warm the test tube gently. Bring a burning matchstick near the mouth of each test tube. Now repeat the same activity using dilute sulfuric acid instead of dilute hydrochloric acid and record your observations in table 4.5. Now children, there is an activity given there. We take test tubes A and label them as A, B, C, D, E and F. Okay children. Now in each test tube हम क्या लेंगे, हर टेस्ट ट्यूब में कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सैंपल्स उनमें डालेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन फिलिंग्स, कॉपर, charcoal powder, sulfur powder, etc. Okay children, and in each test tube A, B, C, D, E and F, जिसमें कि हमने ये सब सैंपल्स लिए अलग अलग, उनमें अब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोर करेंगे 5 ml in each test tubes. ओके चिल्ड्रन, ना रूम टेम्परेचर पे यानी कि जब वो कोल्ड होता है तब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, तो वी विल ऑब्जर्व दैट जो मैग्नीशियम है it reacts and it liberates hydrogen gas. Aluminium foil and iron filling also reacts with dilute hydrochloric acid at room temperature and they liberate hydrogen gas. But copper, charcoal powder, sulfur, they do not react at room temperature with hydrochloric acid. अब अगर ये रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते तो हम क्या करेंगे, जेंटली टेस्ट ट्यूब को वार्म करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे उसको एंड ऑब्जर्व कि उसमें क्या रिएक्शन होता है. तो जो जितने मेटल्स है लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, उनमें रैपिड रिएक्शन होती है, वेयर एज चारकोल पाउडर, सल्फर पाउडर, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है. ओके चिल्ड्रन, नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब हम क्या लेंगे, इन्हीं टेस्ट ट्यूब में जिसमें अपन ने ये सैंपल्स लिए हैं उसमें हम क्या लेंगे, अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें हम पोर करेंगे 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑब्जर्व केयरफुली कि क्या रिएक्शंस होता है. तो जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करते हैं तब भी सेम रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं. इट मीन्स कि जितने भी मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस. और ये कैसे श्योर हुआ कि उसमें हाइड्रोजन गैस से लिबरेट होती है? Is there a difference in the way metals and non-metals react with acids? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tubes? You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. You must have noticed that the copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. ओके चिल्ड्रन, अब जब हमने प्रीवियस एक्टिविटी में ये ऑब्जर्व किया था कि एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. और ये कैसे हमें मालूम चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होती है? क्योंकि जब हम उस टेस्ट ट्यूब के पास में जब केमिकल रिएक्शन होती है और उसके पास में उसके माउथ के पास अगर हम बर्निंग मैचस्टिक को उसके माउथ के पास लेके जाएंगे तो एक पॉप साउंड लिबरेट होगा. ये जो पॉप साउंड है ये इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. ओके चिल्ड्रन, जबकि नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. नाउ जो कॉपर है इट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग. उसको हीट करेंगे तब भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि रूम टेम्परेचर पे तो वो रिएक्ट कर ही नहीं रहा, लेकिन इवन ऑन हीटिंग वो रिएक्ट नहीं करता है. लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ स्लाइटली रिएक्शन शो करता है. नाउ रिएक्शन विद बेसेस. एक्टिविटी 4.7. प्रिपेयर अ फ्रेश
fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water. Drop a piece of aluminium foil into it. Bring a burning matchstick near the mouth of the test tube. Observe carefully. What does the pop sound indicate? As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. Metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. Reactions of nonmetals with bases are complex. Again, children, in case of reaction with bases, we will do an activity. हम क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाएंगे इन अ टेस्ट ट्यूब. और ये कैसे बनाएंगे? हम एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेंगे. We take 5 ml water in a test tube and dissolve 3 to 4 pellets of sodium piece in that water. Okay children, तो ये उसका सॉल्यूशन बन जाएगा और जैसे ही सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, it forms sodium hydroxide. Okay children, now we add aluminium foil, a piece of aluminium foil, यानी कि aluminium एक मेटल है, उसका एक पीस अपन इस टेस्ट ट्यूब में यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में ड्रॉप करेंगे. तो जैसे ही एल्यूमिनियम फॉइल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में ऐड होंगे, उनमें केमिकल रिएक्शन होगा. ठीक है. और जैसे ही हम एक बर्निंग मैच स्टिक उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आएंगे, अगेन एक पॉप साउंड लिबरेट होगा जो कि इंडिकेट करता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम फॉइल का जो केमिकल रिएक्शन है, एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. ओके चिल्ड्रन, तो हेंस प्रूव्ड कि जो मेटल्स है अगेन दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद बेसिस. बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स जो उनकी रिएक्शन है बेसिस के साथ वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट परफॉर्म्ड इन क्लास 7th. Let us observe some more reactions of that kind. Activity 4.8. Take 500 ml beakers and label them A, B, C, D and E. Take about 50 ml of water in each beaker. Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicated in figure 4.6a. Keep the beakers undisturbed for some time. Record your observation in your notebook. What changes do you observe in the various beakers? You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. In beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate. That is why the blue color of copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. The reaction can be represented as follows. You can write down the reaction taking place in beaker B in a similar manner. There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But why? When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? Remember that science is not arbitrary. It follows definite rules based on facts. And the rule here is that zinc is more reactive than copper and iron. A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal. Now you can understand why there are no displacement reactions in beakers D and E. Also, can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? Now children, we will do activity 4.8. हम क्या करेंगे? 5 beakers लेंगे of 100 ml. ठीक है. अब ईच बीकर में हम 50 ml वाटर फिल कर देंगे और उनको लेबल करेंगे A, B, C, D and E. अब ईच बीकर में हम क्या ऐड करेंगे? हम अ टीस्पून फुल कॉपर सल्फेट A में ऐड करेंगे,
बी में भी कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, बीकर सी में जिंक सल्फेट ऐड करेंगे, बीकर डी में आयरन सल्फेट ऐड करेंगे एंड बीकर ई में जिंक सल्फेट ऐड करेंगे। ओके, अब इनके जो कलर्स हैं उनको हम ऑब्जर्व कर लेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, बीकर ए में जिसमें अपन ने वाटर के साथ कॉपर सल्फेट ऐड किया था तो वो सॉल्यूशन बन गया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, विच इज ब्लू इन कलर। अब इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, जिंक ग्रेन्यूल, यानी कि बीकर ए में जब अपन ने वाटर के साथ कॉपर सल्फेट ऐड करा तो उसका सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन में हम जिंक ऐड करेंगे और उसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बीकर बी में हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ आयरन की जो नेल है यानी कि आयरन ऐड करेंगे और उसको भी कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे। बीकर सी में जिसमें अपन ने जिंक सल्फेट ऐड किया था विद वाटर, इसमें हम कॉपर टर्निंग्स यानी कॉपर ऐड करेंगे और इसको भी कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बीकर डी में जिसमें अपन ने वाटर के साथ आयरन सल्फेट ऐड किया था तो वो सॉल्यूशन बन गया था आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसमें भी हम कॉपर टर्निंग्स यानी कॉपर ऐड करेंगे और इसको भी एज इट इज रहने देंगे। एंड बीकर ई में जिसमें जिंक सल्फेट हमने ऐड किया था उसमें आयरन ऐड करेंगे और इसको भी एज इट इज थोड़ी देर के लिए रहने देंगे। इन सब बीकर्स को थोड़ी देर के लिए एज इट इज छोड़ देंगे और आफ्टर सम टाइम हम उसको देखेंगे कि इनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि जैसे ही हम ये सब ऐड करेंगे इनमें केमिकल रिएक्शंस होने लग जाएगी और एज अ केमिकल रिएक्शन, आफ्टर केमिकल रिएक्शन एज अ रिजल्ट इसमें जो जो चेंजेस आए हैं वी विल ऑब्जर्व दैट चेंजेस। ओके चिल्ड्रन, नाउ जो बीकर ए था, फर्स्ट बीकर था बीकर ए, जिसमें अपन ने कॉपर सल्फेट ऐड किया था और कॉपर सल्फेट के साथ जिंक ऐड किया था। जब इन दोनों की केमिकल रिएक्शन होती है तो एज ए केमिकल रिएक्शन जो जिंक है वो it is more reactive than copper. Again listen carefully children, the zinc is more reactive than copper and because it is more reactive than copper ये zinc क्या करेगा, ये जो copper है इसको displace कर देगा। ठीक है, इस कॉपर की प्लेस पे जिंक आ जाएगा और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4। पहले ये था CuSO4 लेकिन जिंक बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर ये इसकी प्लेस ले लेगा और ये बन जाएगा ZnSO4 सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, एंड कॉपर है वो अलग निकल जाएगा और फिर क्योंकि पहले इसका जो कलर था वो कैसा था, ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर था, लेकिन क्योंकि जिंक डालने के बाद केमिकल रिएक्शन हुई और क्योंकि जिंक ने कॉपर की प्लेस ले ली और वो बन गया ZnSO4 एंड कॉपर अलग निकल गया, तो इसका जो ZnSO4 है जिंक वो तो कलरलेस है। ये देखिए आपको ऊपर कलरलेस दिखाई दे रहा है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और नीचे ब्राउन ब्राउन कलर या रेड रेड कलर आपको दिखाई देगा जो कि क्या है, कॉपर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके चिल्ड्रन, एंड नाउ इन बीकर बी अगेन हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया था और उसमें क्या ऐड किया था, आयरन। पहले जिंक ऐड किया था, सेकंड में बीकर बी में आयरन ऐड किया था। अगेन आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये भी कॉपर की प्लेस ले लेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा, FeSO4। FeSO4 कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में था, FeSO4 is green in color, iron sulfate solution और ferrous sulfate solution and again copper अलग निकल जाएगा। So again ये displacement reaction show करेगा। लेकिन अगर हम देखें बीकर C, D and E में, इसमें जो कलर C में था, D में था और E में था वो कलर सेम है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। चिल्ड्रन व्हाई, बीकर A और B में तो चेंजेस हुए हैं क्योंकि उनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, लेकिन C, D एंड E में कोई भी चेंजेस हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। चिल्ड्रन जो बीकर C था जिसमें अपन ने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर ऐड किया था, तो जो कॉपर है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है ना, तो क्योंकि कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करेगा। इट is not able to displace zinc
है ना, वो जिंक को डिस्प्लेस करने में एबल नहीं है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होते। इन द सेम वे जो बीकर डी है उसमें भी फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट के साथ अपन ने कॉपर ऐड करा। अब कॉपर अगेन लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो ये जो कॉपर है ये कॉपर सल्फेट नहीं बनाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करेगा एंड इट शोज नो चेंज। इन द सेम मैनर जो ई बीकर है उसमें जो आयरन है उसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था और उसमें अपन ने आयरन ऐड किया था। अगेन इन कंपैरिजन टू जिंक आयरन इज लेस रिएक्टिव, तो ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं शो होंगे। तो क्योंकि बीकर ए एंड बी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो हुआ था, जिंक और आयरन मोर रिएक्टिव थे कॉपर के कंपैरिजन में, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो हो गया था। लेकिन यहाँ पर ये तीनों इनके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, इसलिए कोई भी चेंज नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं होगा। So children, what is displacement reaction? A reaction in which an element of a compound is displaced by other more reactive element, it is called displacement reaction. Children, it means कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, उसकी प्लेस ले लेगा, तो उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर जिंक और आयरन ने करा, इन दोनों ने क्या करा, वो मोर रिएक्टिव थे तो उन्होंने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और कॉपर सल्फेट की जगह क्या बना लिया, जिंक सल्फेट, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट की जगह क्या बना लिया, आयरन सल्फेट। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यू शुड बी एबल टू गैस why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. Non-metals is essential for our life which all living beings inhale during breathing. Children, जो non-metals है वो जितने भी living beings हैं उनकी लाइफ के लिए बहुत essential है, क्योंकि जब हम breathing प्रोसेस करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, और ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अगेन चिल्ड्रन, जो नॉन मेटल्स है ये प्लांट्स के लिए उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूजफुल है, बिकॉज प्लांट्स यूज्ड नॉन मेटल्स एज अ फर्टिलाइजर्स। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, नॉन मेटल्स वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी यूज में आते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन है जिसे हम टिंक्चर बोलते हैं, उसमें इट इज पर्पल इन कलर, इट इज अ पर्पल कलर सॉल्यूशन चिल्ड्रन। तो जितने भी हमारे वुंड्स हैं, इंजरी हो जाती है, वहां पर हम ये सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं एंड इट इज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड इट इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स, जो क्रैकर्स है उसमें भी नॉन मेटल्स यूज में आते हैं। यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर हमने नॉन मेटल्स के यूजेस देखे और ऊपर हमने देखा कि जो मेटल्स है वो वेरियस चीजों में कैसे यूज में आते हैं, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर एक्सेट्रा, ये सब बनाने के लिए क्या यूज में आता है, मेटल्स। इनके अलावा मेटल्स और नॉन मेटल्स के और भी कई यूजेस हैं। सो चिल्ड्रन, इन दिस लेसन हमने क्या स्टडी करी, हमने स्टडी करी अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, difference between metals and non-metals on the basis of their physical properties and on the basis of their chemical properties. Now children, I want to tell you about elements and atoms. What are elements children? A substance formed by combining similar atoms is called an element. ऐसे सब्सटेंस चिल्ड्रन जो सिमिलर एटम से मिलके बने होते हैं उन्हें अपन एलिमेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कार्बन, सिल्वर एक्सेट्रा।
अगर अपन आयरन की बात करें तो आयरन में सारे एटम्स किसके होंगे? आयरन के ही होंगे। कार्बन में सारे एटम्स किसके होंगे? कार्बन के ही होंगे। सिल्वर में सारे एटम्स किसके होंगे? सिल्वर के ही होंगे। तो ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम से मिलके बनता है, दैट इज नोन एज एन एलिमेंट। नाउ व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की वह स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मिलके एलिमेंट बनता है, दैट इज नोन एज एटम। ओके चिल्ड्रन, नाउ एलिमेंट में हमने एलिमेंट को अगर अपन क्लासिफाइड करते हैं तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हमने लेसन में पढ़ा। एंड व्हाट आर मेटलॉइड्स? ऐसे एलिमेंट जो कि such type of elements which shows the property of both metals and non-metals are known as metalloids.